पटना में छात्र की हत्या मामले में बड़ी खबर आ रही है। एक छात्र को हिरासत में लिया गया है, 4 की पहचान की गई है। सभी आरोपी छात्र हॉस्टल से फरार बताए जा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टल्स में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हर्ष राज की हत्या के विरोध में छात्र भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय से करगिल चौक तक मार्च निकाला है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के करगिल चौक पर लाठीचार्ज की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि छात्रों का विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा था। और खबर यह भी है कि पटना में छात्रों के साथ पुलिस की झड़प हुई है। सड़क जाम कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। करगिल चौक पर छात्रों ने किए नारेबाजी। पत्रकारों को भी पुलिस ने कवरेज से रोका है। लॉ स्टूडेंट की हत्या मामले में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और इस वक्त कई छात्रों ने करगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है। और देखिए, एक छात्र को किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया गया है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन छात्रों के साथ ना सिर्फ धक्का मुक्की बल्कि सड़क जाम तो हालांकि खाली करा लिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट आक्रोशित हैं, यहाँ पर देखिए, ये एक स्टूडेंट और यहाँ पर कुछ ही ना मेरे सामने हम क्या कर रहे थे? भीड़ को मैं उग्र कभी नहीं किया। मैं भीड़ का मैं उग्र कभी नहीं किया हूँ। छात्र को कमजोर करने का जो साजिश हो गया साजिश का शिकार हो रहा है। और पटना विश्वविद्यालय का छात्र आपका साजिश का शिकार हो रहा है। और भीड़ में अकेला देखकर डंडे चलाते हैं। और भीड़ में अकेला देख के डंडे चलाते हैं। हम अकेले थे यहाँ पे हम अकेले तक नहीं थे। देखिए, एक छात्र को हालांकि ज्यादातर छात्रों को अकेले थे, अकेले प्रशासन द्वारा पीटा गया है। मुझे प्रशासन द्वारा पीटा गया था। हम अकेले छात्र को कमजोर करने का साजिश ये वर्दी वाले लोग कर रहे हैं। ये मेरा चप्पल छूट गया। ये मेरे पहले हर्ष को यहाँ के प्रशासन के संरक्षण में हत्या किया गया है। यहाँ के इसके आरोपी यहाँ के प्रिंसिपल है, डीसी है, प्रशासन है और छात्र को संरक्षण, जो अपराधी को संरक्षण देने वाला। अरे रुकिए, हम लोग काम करने दीजिए। क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? नहीं, क्यों क्या गिरफ्तार कर रहे हैं? आप अपना काम करिए, हमको काम करने दीजिए। नहीं, क्यों बस नहीं, रुको, क्यों रुको भाई, क्यों रुको? अरे हमको काम। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन की जो टीम है, छात्रों को जिन छात्रों ने हत्या किया, आपकी सेफ्टी में हमारी हम बिल्कुल सेफ है। आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए मिस्टर। सुनिए चंद्र प्रकाश जी, आप क्यों रोक रहे हैं? आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? आप मीडिया को काम करने से क्यों रोक? आप छात्रों पे लाठियां भाजिएगा, हम नहीं दिखाएं। आप छात्रों पे लाठियां भाजिएगा। एक छात्र की हत्या हुई, गिरफ्तारी नहीं कर पाए आप, और आप कह रहे हैं हमको, अब हम लोग को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम लोग को काम से रोक रहे हैं। आप अपना काम करिए ना। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। आप अपना काम करिए। क्यों रोक रहे हैं? नहीं, क्यों रोक रहे हैं हमसे? आप बताइए ना। हम मीडिया से हैं। क्या नाम है आपका? आप क्यों रोक रहे हैं? आपका नाम क्या है? मीडिया को काम करने से क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रोकिएगा हम लोग। आपका नाम क्या है? नहीं, अरे कोई नहीं रोका जा रहा है, कोई नहीं रोका जा रहा है सर, आप निकलिए। कोई नहीं रोका जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, आप अपना काम करिए। ये बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं तो आप देख ही रहे हैं ना, हम क्या बताएंगे? तो क्या हम लोग यहाँ काम नहीं करें? नहीं, जो एसपी साहब ने बोला उसकी बात मानिए। साहब ने जो कहा उसकी बात मानिए। क्या करना है बताइए, क्या करना है? आप लोग कुछ मीडिया, आप लोग पूरा एकदम फ्री है, जो आपको चाहे कर सकते हैं आप लोग रिपोर्टिंग, लेकिन आपकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? बस यही है। आप हमारी सेफ्टी चाह रहे हैं? रखा है क्योंकि आपकी सेफ्टी भी हम चाहते हैं, बस यही, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, ये जो चंद्र प्रकाश इनका कहना है। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और रूपेश हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़े हुए हैं। रूपेश, इस पूरे घटना को कवर कर रहे हैं, जहां पर पटना में करगिल चौक पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पर ही लाठीचार्ज हुआ है। रूपेश, वहां पर अभी क्या माहौल है? तनावपूर्ण बना हुआ है क्या माहौल? देखिए, छात्रों ने सड़क जाम कर रखा था, आगजनी भी की थी और वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग हुआ है और फिलहाल पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। जो सड़क जाम हुआ था उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन ये पूरा जो इलाका, इस वक्त हम अशोक राजपथ में खड़े हैं। इस अशोक राजपथ में ये जो
पुलिस का डिप्लॉयमेंट है ये बड़े पैमाने पे किया गया है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। सुबह से कई छात्रावासों में छापेमारी की गई। उस छापेमारी के दौरान एक छात्र को हिरासत में लिया गया है और उसकी निशानदेही पे ये कोशिश की जा रही है कि अन्य छात्रों को भी गिरफ्तार किया जाए। हालांकि छात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमला करने के बाद उनकी जो गतिविधि है वो छात्रों जैसी तो नहीं है, लेकिन वो हैं छात्र, क्योंकि उनकी पहचान की गई है। लेकिन पूरे तरीके से सुनियोजित तरीके से पहले रेकी की जाती है। वो एग्ज़ाम देने वो यहाँ पे आएगा, बुलेट पे सवार होके आएगा, उसकी बुलेट गाड़ी की पहचान की जाती है। उसके बुलेट बाइक के पास जो हत्यारे हैं वो खड़े रहते हैं। वहाँ आसपास मंडराने का जो तस्वीर है वो CCTV में कैद हुआ है। और उसके बाद से आज छात्र हर्षराज की हत्या के बाद से छात्र उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आक्रोशित एक आक्रोश मार्च पटना विश्वविद्यालय से लेकर कारगिल चौक तक निकाला था। और कारगिल चौक पर जाने के बाद से छात्रों ने सड़क जाम कर दिया था और सड़क जाम को हटाने के लिए, खाली करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। और इसी दौरान कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया है, कुछ को गिरफ्तार किया गया है। और उसी प्रक्रिया में जो कुछ अभी हमने TV9 भारतवर्ष पर जो दृश्य दिखलाया है वो अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर कारगिल चौक से लेकर के और ये पूरा अशोक राजपथ जो BN कॉलेज के ठीक सामने हम खड़े हैं। और इसी BN कॉलेज का छात्र था जो हर्षराज है, जिसकी हत्या हुई है। वो वैशाली के मझौली गांव, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद से उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया और कल देर रात उसकी अंत्येष्टि भी कर दी गई है। लेकिन उसके बाद से पटना विश्वविद्यालय में चूंकि वो बहुत लोकप्रिय था, ना सिर्फ कोरोना काल में उसने अपने सामाजिक एक संगठन के मार्फत कोरोना काल में जो लोग हैं उनकी बहुत मदद की थी, बल्कि छात्रों के बीच भी पटना विश्वविद्यालय में बेहद लोकप्रिय था, क्योंकि उसे छात्र संघ का चुनाव लड़ना था। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उसने सांभवी चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और लोजपा के उम्मीदवार समस्तीपुर से, उसके लिए हर्षराज ने एक सक्रिय कैंपेनिंग की थी। यानी कि राजनीतिक रूप से भी हर्षराज बहुत सक्रिय था, लिहाजा उसके कनेक्शन छात्रों के बीच उसकी पैठ बहुत अच्छी थी और बड़ी संख्या में बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं उन तक पुलिस कब तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छात्र के हत्या को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। है ना, मंगलराज तो यही ना रहेगा जहाँ पे मास रेपिस्ट लोग को पीठ थपथपाया जाएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा। मेरे सारण में बेगुनाह को मारा गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अभी का सारे बीजेपी के गुंडे भागे हुए हैं, तो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इस मंगलराज को जनता इस बार अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। इस राक्षस राज को इस बार खात्मा होने वाला है। और रांची के एक बार में डीजे संचालक की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के एक बार में डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हत्या से करीब 1.5 घंटे पहले का है। वीडियो में आरोपी बार में जबरदस्ती दाखिल होते दिख रहे हैं। वहां मौजूद बाउंसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से पहले बहस होती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट की इस घटना के करीब 1.5 घंटे बाद इन युवकों में से एक अभिषेक सिंह ऑटोमेटिक राइफल लेकर बार में पहुंचता है और बार के डीजे संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को बिहार के गया से गिरफ्तार कर लिया है। उसके 3 साथियों को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बार वाले उनका कहना है कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और डांस फ्लोर पर कुछ जो है असली हरकत कर रहे थे, लेकिन जो है इन लोग का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। इन लोग जो है बाउंसर ने जबरदस्ती हमें मारा पीटा है और जो लड़के हैं उनके ऊपर इंजरी भी है, जिनके बाउंसर से मारपीट हुई उसकी इंजरी भी है। तो ये बात भी छानबीन का बिंदु है कि बाउंसरों ने किस परिस्थिति में उन लोगों के साथ मारपीट की। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बॉम्ब की खबर से हड़कंप मच गया। इंडिगो की फ्लाइट में संदिग्ध टिश्यू पेपर मिला है। टिश्यू पेपर पर बॉम्ब लिखे होने से हड़कंप मच गया। टेक ऑफ से पहले फ्लाइट को रोकना पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए तैयार थी। रनवे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के क्लियरेंस की इंतजार कर रही थी। तभी इंडिगो के इस विमान में बम होने की खबर मिली। किसी ने फोन या ईमेल करके विमान में बम होने की धमकी नहीं दी थी, बल्कि टेक ऑफ से पहले विमान में एक टिश्यू पेपर मिला था।
जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। क्रू ने इसे विमान को बम से उड़ाने की धमकी मानकर आईजीआई एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया। सुरक्षा अधिकारियों ने विमान को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया। विमान में बम होने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और यात्री घबरा गए। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ यात्रियों को विंग के जरिए भी विमान से नीचे उतारा गया। एक एक कर विमान में मौजूद सभी 176 यात्रियों को बाहर निकाला गया। विमान को खाली कराने के बाद क्विक रिस्पांस टीम और बम डिस्पोजल टीम बुलाई गई। विमान की तलाशी ली गई, लेकिन अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पूरी चेकिंग के बाद विमान को टर्मिनल में पार्क कर दिया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। खुद को अवतारी बताते हैं मोदी अब गए, नतीजों के बाद मोदी को पता चल जाएगा, ये कहा लालू यादव। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी गए जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं क्या? सारा प्लान मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। और अब बात पीएम मोदी के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने आरक्षण के खिलाफ खुलकर बात की। विपक्ष दलित और पिछड़ों के साथ धोखा कर रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है। बैकडोर से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, कांग्रेस ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाकर आरक्षण छीना। भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने उन्हें इतनी गालियां दी हैं कि अब वो गाली प्रूफ हो गए। इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं, और वो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं है। ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। और वहीं पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल में जीत का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी करेगी सबसे अच्छा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में चुनाव एक तरफा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है।
और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 साल से ओडिशा में प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी किसी नेता से दुश्मनी नहीं है, ऐसे में वो ओडिशा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा देंगे। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हुई और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के मतदान से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। खबर है कि पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पूरे दिन मेडिटेशन करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 30 मई की रात कन्याकुमारी पहुंचेंगे और अगले दिन यानी 31 मई को वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। पीएम मोदी 31 मई को पूरे दिन रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर सकते हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। वाराणसी में भी वोटिंग 1 जून को ही होनी है और इससे एक दिन पहले पीएम ने ध्यान योग का प्लान बनाया है। पीएम मोदी 30 मई को सुबह 11 बजे पंजाब के होशियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम के आधिकारिक कार्यक्रम में 31 मई और 1 जून का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी 1 जून को मतदान से पहले ध्यान योग करेंगे। कहा जाता है कि शिकागो यात्रा से पहले स्वामी विवेकानंद ने समुद्र में एक विशाल शिला पर ध्यान किया था और अब वहीं पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया है, जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के समय पीएम मोदी केदारनाथ गए थे, जहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। और 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने कुछ देर पहले झारखंड के दुमका में एक जनसभा को संबोधित किया और भ्रष्टाचार को लेकर मौजूदा सरकार पर हमला बोला। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है, आप देखिए। जीएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे।
अंतिम चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सीपीएम को उखाड़कर फेंक सकती है तो बीजेपी को भी पूरी तरह से खत्म कर सकती है। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ममता बनर्जी हर भाषण में अपने अलग अंदाज में बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधती हैं। पश्चिम बंगाल की जनता को लगातार संदेश देती है कि बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो बस वो और उनकी पार्टी टीएमसी कर सकती है। और इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाएंगी ममता बनर्जी। खुद ममता ने बैठक में नहीं जाने का ऐलान किया है। 1 जून को होने वाली है इंडिया गठबंधन की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर होगी चर्चा। सहयोगी दलों के बीच समन्वय पर होनी है बात। एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और आखिरी दौर का मतदान है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बैठक करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक का उद्देश्य 4 जून को चुनाव नतीजों के बाद की परिस्थितियों की तैयारी करना और आपसी सहयोग और समन्वय बनाना है। लेकिन इंडिया गठबंधन की एक बड़ी सहयोगी टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से ना कह दिया है। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है, तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन, हमको सब कुछ करना पड़ेगा। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन से नाराज चल रही टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होंगी, और अब खुद ममता बनर्जी ने इन कयासों पर विराम लगा दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की 1 जून को होने वाली बैठक कितनी प्रभावी होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से आम आदमी पार्टी का हाथ मजबूत करने की अपील की। अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं, सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है, पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर सीएम आवास में स्वाति से मारपीट का आरोप है। विभव कुमार की 4 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। आज उन्हें दोपहर 3 बजे दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव के वकील ने पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से सीएम आवास से लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। केजरीवाल जी की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी उनके घर गए, उनके घर में उनका आना जाना होता था लगातार। अब उसके बाद संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े स्पष्ट रूप से कहा ये गलत हुआ है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। विभव कुमार के खिलाफ बोले। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता के बाद नेता जो है स्वाति मालीवाल जी पे प्रश्न उठा रहे। इससे पहले कल 30 हजारी कोर्ट ने विभव की ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। पहले 5 दिनों की पुलिस रिमांड और फिर 4 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज विभव को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान सामने आया है। कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार। पिछड़ों की राजनीति, पार्टी बचाने के लिए फैसला। 4 जून के बाद फैसला करेंगे नीतीश कुमार। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए, चलिए। अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रणजीत सिंह हत्याकांड में सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 22 साल पुराने इस मामले में गुरमीत राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम समेत 5 लोगों को बरी कर दिया है। रणजीत सिंह हत्याकांड की 19 साल सुनवाई करने के बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के उम्र कैद के आदेश को खारिज करते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि 22 साल पुराने इस हत्याकांड में बरी होने के बाद भी राम रहीम को जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि और भी कई मामलों में राम रहीम को जेल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम को 2 साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा छत्रपति हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसलिए इन दोनों मामलों में सजा काटने की वजह से राम रहीम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। और देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी से हाल बेहाल है। राजस्थान में पारा सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है। लू लगने से कई लोगों की मौत भी हो गई। राजस्थान के 11 शहरों में पारा 47 डिग्री के पार हो चुका है, जिसके नतीजे में लोगों की हीट वेव से मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में लू लगने से 35 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की मौत हीट वेव से होने की पुष्टि की गई है। 6 लोगों ने पोस्टमार्टम कराया था, जो हीट वेव उसमें कारण पाया गया। 6 लोग ऐसे थे जो कई तो पोस्टमार्टम नहीं कराए और कई दूसरी बीमारियों के कारण मरे हैं। 6 का पोस्टमार्टम है जिनकी डेथ हीट वेव के कारण हुई। मंत्री ने यह भी बताया कि वो हीट वेव से मारे गए परिजनों को अनुदान दिलाने के लिए सीएम से बात करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन लू का अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए मनरेगा मजदूर के काम करने का समय भी बदला गया है। सरकार ने संबंधित विभागों को हीट वेव से बचाने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। दौसा में नाथ संप्रदाय के संत विजयनाथ योगी ने 41 दिनों की अग्नि तपस्या शुरू कर दी है। दौसा के हिंगवा गांव में संत रोज 4 घंटे जन कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गर्मी की वजह से मशीनें भी हाफ रही है। बिजली के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर तक लगाने पड़ रहे हैं। तप रहा ट्रांसफार्मर के पास लगे कूलर। कितना होता है नॉर्मल? इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान रह गए ना। जिस बिजली से कूलर चलते हैं उसे बनाने वाले ट्रांसफार्मर को भी कूलर की जरूरत पड़ रही है। देखिए, एक नहीं बल्कि 2 कूलर लगाए गए हैं बिजली कर्मचारियों की ओर से। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 72। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के करौली की, जहां तापमान 47 डिग्री के आसपास रहा है। बिजली सप्लाई ठप न हो, इसके लिए ट्रांसफार्मर को कूलर से ठंडा किया जा रहा है। दरअसल गर्मी की वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है और मशीनों पर लोड बढ़ गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। गर्मी के कारण लगातार ट्रांसफार्मर्स में आग लग रही है। इसलिए ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए जानकीपुरम के सहारा स्टेट पावर हाउस में बड़े-बड़े कूलर लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको बचाने के लिए सबसे होता है कि हम इनके बाइंडिंग और आयल टेम्परेचर को न बढ़ने दें। इसके लिए हम फैन, कूलर जो भी लगा है, लगाने का प्रयास करता है कि हम टेम्परेचर एक लिमिट तक रहे, जिससे हम इससे डैमेज होने से बचा सकें। और इस बीच सीधे रुख करेंगे अमृतसर का, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं। ये कहा है कि 10 केजी फ्री अनाज लोगों को हम देंगे और 10 केजी जो फ्री अनाज देने का वायदा हमने किया है, इसीलिए कि जब हम ओडिशा और ट्राइबल एरिया में गए,
बहुत से जगह मीटिंग्स हुई, तब जो गरीब लोग हैं खाने के लिए तरस रहे थे, तो उनके हालात देखने के बाद उनके डिमांड के अनुसार हमने 10 केजी फ्री देने का हमारे एजेंडे में हमने रख दिया है। और वो उसको अगर हम ध्यान में लेंगे तो 6 हमारे न्याय हो जाएंगे। आज रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर हम आपको गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। इस इंटरव्यू में 400 पार के नारे पर अमित शाह ने क्या कहा, आपको बताते हैं। सर, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आपकी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है वो लक्ष्य है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, छठे चरण का आकलन मैं ढंग से हमारी कैडर से पूछ नहीं पाया हूँ, परंतु 5 चरण में हम सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 चरण में 310 को पार कर चुके हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि अंतिम चरण इधर उधर होता है तो बाकी के बिगड़ न जाए, वो स्टेज निकल चुका है। अब कुछ बिगड़ना करना है नहीं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और छठा और 7वां मिलाकर हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे।